अब जो हमारा BSEH बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा प्रैक्टिस पेपर 1 है, जो ये हमारे पास स्टैंडर्ड टाइप वाले बच्चों के लिए है, जो मानक मैथ लेके चले हैं उनके लिए है पेपर। इसमें आज हम ऑप्शनल पार्ट करेंगे इस वीडियो में। हम इसमें आपको पता है कि ये हमारे पास डाटा दिया गया है कि हमें जो इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं एग्ज़ाम शुरू होने से पहले वो पढ़ लेनी चाहिए। इसके बाद हमारे पास कौन कौन सा पर्सन कितने कितने अंक का है उसकी डिटेल यहाँ दी जाती है। फिर हमारे पास प्रश्न संख्या फर्स्ट आ जाती है कि जो प्रश्न संख्या फर्स्ट है वो कहती है दो संख्याओं का एलसीएम हमारे पास क्या है, 2400 दे रखा है। एचसीएफ इनमें से कौन नहीं हो सकता। एलसीएम दे रखा है, एचसीएफ कौन नहीं हो सकता। आपको पता होना चाहिए कि जो एलसीएम है वो हमेशा भाग होता है एचसीएफ से, यानी कि एचसीएफ एक एलसीएम का गुणनखंड हमेशा होता है। अब हम इसी को ध्यान में रखते हुए देखेंगे कि इनमें से कौन सा इसका गुणनखंड में आता है और कौन सा नहीं आता। जो नहीं आता यानी कि 2400 को जो ये भाग नहीं करते वो उसका एचसीएफ नहीं हो सकता। देखिए आप यहां 2 जीरो सभी में 2 जीरो काट दीजिए। अब 24 हमारे पास बचा। 24 को देखिए क्या 3 पे भाग होता है, बिल्कुल होता है। 6 पे भाग होता है, बिल्कुल होता है। 4 पे भाग होता है, बिल्कुल होता है। क्या ये 5 पे भाग होता है? नहीं होता। तो इसका मतलब 500 इसका एचसीएफ कभी नहीं हो सकता। ये बाकी तीनों में से सब हो सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए ये कहता है बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 99x प्लस 127 के शून्यंक होंगे। देखिए मैंने पहले भी बता रखा है, ये है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो समीकरण हो जाता है, नहीं लगाते तो बहुपद हो जाता है। जो इनके शून्यंक या मूल्यों के बारे में पूछता है तो वो आपको पता होना चाहिए। यहाँ केस होते हैं दो। पहला केस होता है कि a और c अगर दोनों सेम साइन है, सेम का मतलब हुआ एक जैसे, अगर ये एक जैसे हैं तो जो मूल आते हैं या शून्यंक आते हैं, जो हमारे पास है शून्यंक, शायद दूसरी आएगी, शून्यंक आते हैं वो क्या होंगे, सेम साइन के होंगे, समान चिन्ह के होंगे या सेम साइन के। और फिर बी बताएगा उनके निशान क्या होंगे। अगर बी प्लस का है तो दोनों ऋणात्मक होंगे। अगर ये बी अगर पॉजिटिव निशान के साथ है तो दोनों ऋणात्मक होंगे। अगर बी हमारा नेगेटिव है तो दोनों धनात्मक होंगे। फिर आता है केस सेकंड। केस सेकंड क्या है हमारे पास, केस सेकंड आता है कि अगर ए और सी अपोजिट साइन है, अपोजिट का मतलब उल्टा, ये प्लस का ये माइनस का, या ये माइनस ये प्लस का है ये माइनस का, तो हमारे पास क्या होगा। तो फिर बी बताता है क्या बनेगा। अगर बी हमारा पॉजिटिव है तो जो बड़ा बड़ा शून्यंक है वो हमारा ऋणात्मक और जो छोटा है वो धनात्मक होगा। या बी अगर नेगेटिव है तो बड़ा धनात्मक और छोटा ऋणात्मक। ये हमारे पास केस दो होते हैं, पहला केस और दूसरा केस। पहला केस दोबारा रिपीट करा देता हूं। अगर सेम निशान है तो अगर ये प्लस का है तो दोनों माइनस के आएंगे, अगर ये माइनस का है तो दोनों प्लस के आएंगे। केस सेकंड में अगर ये दोनों विपरीत निशान के हैं, अगर ये प्लस का है तो बड़ा माइनस का आएगा, छोटा प्लस का आएगा। अगर ये माइनस का है तो बड़ा प्लस का, छोटा माइनस का। तो अब देखिए ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, ए और सी दोनों सेम निशान के हैं और ये प्लस का है तो दोनों ऋणात्मक होंगे। ये हमारे पास 20 का पार्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन संख्या है जो
तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं हो। विविध कर पर डिपेंड होते हैं। अगर विविध कर हमारा प्लस का या 0 होगा तो मूल क्या होंगे? मूल वास्तविक। अदरवाइज होंगे ये अवास्तविक, वास्तविक मूल नहीं होंगे। तो इसमें से जो डी होता है वो हमारा होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखिए इन सभी में बी हमारा माइनस का है, माइनस का, तो माइनस के 4 रखोगे तो उसका स्क्वायर प्लस में आएगा। और 4 गुणा, इन दो के लिए देख लेते हैं हम, 4 गुणा ए की जगह क्या है? 1 है, और बी की जगह क्या है हमारे पास? -3 वर्गमूल 2 है, दोनों में -3 वर्गमूल 2। तो ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और ये प्लस के 12 वर्गमूल 2। प्लस का उत्तर आ रहा है इनका, इन दोनों का क्या आ रहा है? प्लस का आंसर आ रहा है। तो ये तो हमारे पास आएंगे नहीं। अब बात आती है इसकी, ये आ जाता है 4 का वर्ग 16 और यहां प्लस का होगा तो माइनस के 4 12 वर्गमूल 2। ये वर्गमूल 2 का आंसर होता है 1.4, यानी कि 1.4 की 12 से 12 चौके 48 और 12 और 4 16 पॉइंट समथिंग आ जाता है, जो कि हमारा ऋणात्मक होगा। यहां फिर देख लीजिए इसके लिए कैसे निकालेंगे। ये ऋणात्मक आ गया, वैसे तो आंसर यही आना चाहिए, फिर भी इसको और निकाल लेते हैं। ये आ जाएगा 4 का 4 वर्गमूल 3 का वर्ग माइनस 4 गुणा 3। अब देखिए ये आ गया 4 का वर्ग 16 वर्ग गुणा 3, 16 48, ये आ जाता है 0, ये 0 आ गया, 48 ये 48 ये 0 आ गया। तो ये भी मूल वास्तविक होंगे, ये दोनों भी वास्तविक होंगे, तो हमारा आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा। प्रश्न संख्या जो 4 है हमारा, वो क्या कहती है कि एक 9m² 3m² प्लस 14 4m प्लस 21 AP में है, यानी कि A1 A2 A3 और A4 4 ये AP की पद दे रखे हैं। तो हमें पता है कि जो सार्वंतर होता है वो हमेशा समान होता है, किसका? A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3। तो हम किन्हीं दो का ले लेंगे और आंसर निकाल लेंगे। जब भी m की वैल्यू आती है, तो ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया, ये हो जाएगा 9m² माइनस 1 और 3m² प्लस 14 माइनस 9m², ये A1 A2 A3, ये हुआ 9m² माइनस 1 और यहाँ बराबर आ जाएगा माइनस के 6m² प्लस का 14, ये इधर आएगा, ये उधर जाएगा, 9m² प्लस 6m² बराबर 14 प्लस का 1, ये 15m² बराबर हो जाएगा 15 के बराबर, m² बराबर हो जाएगा 15/15, कटने के बाद 1, तो m क्या आ जाएगा? प्लस माइनस 1 आ जाएगा। तो यहाँ प्लस का 1 वैल्यू दे रखे, तो 1 ही इसका मान आएगा। तो प्रश्न संख्या हमारे पास 5 है, वो क्या कहते हैं? यदि बिंदुओं 4A और 1 0 के बीच की दूरी 5 है, कहता है इनके बीच की दूरी 5 है। इसको निकालने का आसान सा तरीका होता है, अगर A निकलवाता है तो वो इसका वर्ग निकालिए, इसका वर्ग किसके बराबर हो जाएगा? 25, और इनको घटा के इनका वर्ग निकाल लीजिए। पहले जो A पूछ रखा उसको एक साइड रखिए, तो ये कितना आ जाएगा? 4 में से 1 गया 3, 3 का वर्ग 9 आ जाएगा, और इसमें से ये घटाइए, फिर A का वर्ग ले लीजिए और इनको इधर ले जाइए, क्या हो जाएगा? 25 माइनस 9 बराबर
ए स्क्वायर, जो कि ए स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा 16, और ए का मान क्या हो जाएगा वर्गमूल 16, जो कि होता है +-4, क्योंकि यहाँ दोनों तरफ वर्क करते हैं तभी लग जाता है, तो +-4 इसका आंसर होगा। देखिए वैसे भी आप अब आपके पास जो प्रश्न संख्या है वो है 6 दे रखी है, तो आकृति में ए बी और डी सी समांतर दे रखे, यानी कि ये भुजा इसके बराबर दे रखी है और ये आकृति क्या होगी समलंब होगी, समलंब। और समलंब में जब विकर्ण दिए जाते हैं तो विकर्ण जहां भी कट करते हैं वो क्या होती है, वो दो समरूप त्रिभुजों के रूप में हमें देते हैं, जो समांतर रेखाएं होती हैं उनके साथ। क्योंकि समांतर रेखा होंगी, ये एकांतर अंत्यकोण, ये शीर्षाभिमुख कोण, ये भी एकांतर अंत्यकोण, तो ये त्रिभुज क्या हो जाएगी हमारे पास है, दोनों की दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगी। तो यानी कि क्या हो जाएगा ए, ये ओ ए बी, ये क्या है x+5 है, ये x-1 है। वहां आपने चित्र बनाने की आवश्यकता नहीं है, वहां तो आपके दिमाग केवल सीधी लाइन में चलना चाहिए, क्योंकि इसका इसके साथ अनुपात और इसका इसके साथ अनुपात बराबर आएगा। तो ये क्या है x+3 और x-2, यानी कि x+5 भाग x+3, x-1 भाग x-2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, क्या हो जाएगा x+5 x-2 x+3 x-1, तो यहाँ आ जाएगा x², इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा, उसके साथ x, इन दोनों की गुणा आ जाएगी -10, ये आ जाएगा x², इन दोनों का जोड़ आ जाएगा 2x और घटा आ जाएगी -3, x² से x कट जाएगा, इसको उधर ले जाइए, इसको 10 को उस साइड, तो 3x में से 2x गया x, और ये -3 + 10 बराबर आ जाएगा 7, तो हमारा 7 आंसर आ जाएगा। देखिए अब हमारा जो प्रश्न संख्या 7 है वो क्या कहती है, संलग्न चित्र में ए सी और ए सी बी और ए सी ओ केंद्र वाले वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं, यदि कोण सी ओ डी ये क्या है 120 का है, तो कोण बी ए ओ ज्ञात कीजिए, बी ए ओ। सबसे पहले ये 120 का है, तो कोणों का रैखिक युग्म है, ये कितने का होगा 60 का, ये कितने का है 90 का, ये कौन सी त्रिभुज है समकोण, तो ये कोण हमारा कितना का हो जाएगा 180 में से इनका जोड़ यानी कि 150 को घटाएंगे तो 30 का। एक थ्योरम भी है कि जो हमारे पास ये केंद्र को बाह्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा इन कोणों को क्या करती है समद्विभाजित करती है, यानी कि जितना कोण ये होगा उतना ही कोण ये होगा, ये हमारा उत्तर आ जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है, प्रश्न संख्या 8 कहती है कि साइन अल्फा, कहता है साइन अल्फा बराबर वर्गमूल 3/2। सबसे पहला कार्य आपका यही होगा, अगर ये त्रिकोणमिति है जो तालिका होती है टेबल होती है, अगर उसमें से कोई है तो हमें अल्फा का सीधा मान मिल जाएगा। ये किस पे आती है साइन 60 पे आती है, तो इसका मतलब अल्फा की वैल्यू कितनी है 60 है। वरना दूसरा तरीका तो वही समकोण त्रिभुज बनाएंगे, लाल बटे कक्का लगाएंगे, उससे जहां तक हो सके अगर हमारे पास ये मिलता है सारणी में तो हमने डायरेक्ट रख देना, फिर यहाँ वैल्यू रख दीजिए। क्या टेंजेंट 60, टेंजेंट 60 कितना होता है वर्गमूल 3, उसका वर्ग माइनस कोस 60 पे 1/2 होता है, वर्गमूल 3 से क्या आंसर आएगा स्क्वायर से 3 आ जाएगा, -1/2, ये कितना आ जाएगा 6 -1/2, आंसर आ जाएगा 5/2, 5/2 ढूंढ लीजिए, मिल गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन। अब देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है, होश उड़ा
ने वाला क्वेश्चन। अगर ध्यान से नहीं देखोगे तो स्टैंडर्ड ही रह जाएगा। त्रिज्याखंड का अक्षेत्रफल जिसकी परिधि उसकी त्रिज्या और जो इकाई दे रखी है उसकी 4 गुना। अब सबसे पहले हमें त्रिज्याखंड पता होना चाहिए कैसे। त्रिज्याखंड इस प्रकार का होता है, ये है। अब इस त्रिज्याखंड में ओ ए बी दिया, इसने कहा कि उसका क्षेत्रफल आपने ज्ञात करना है। देखिए अब ये क्या होती है, त्रिज्या, ये भी त्रिज्या। इसने कहा कि उसकी परिधि, परिधि का मतलब परिमाप, ये और ये सब का मिला के कितना आंसर बताया, 4 गुना। 4 गुना तो 4R होगा। तो 4R कब होगा, 1R 2R और 2R, ये 4R हो गए। हमारे पास कितने होंगे, 4R, 4R के बराबर। कि हमारे पास जो इसकी जो टोटल परिधि है वो किसके बराबर है, 4R के। हमारी जो चाप की लंबाई है, चाप की लंबाई वो कितनी होगी, 2R। और चाप की लंबाई जो हमारी मिली है, और चाप की लंबाई निकालने का अगर मैं इस एंगल को थीटा मान लेता हूं तो थीटा बट्टे थीटा बटे 360 गुणा 2 पाई आर, वो किसके बराबर है, 2R के। यहां से क्या होगा, 2 से 2 कट गया, R से R, यानी कि थीटा बट्टे 360 गुणा पाई, उसका मान कितना आ गया अपने पास, 1 आ गया। तो उसने पूछा है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बट्टे 360 गुणा पाई R स्क्वायर, वो क्या होगा। अब देखिए इसका मान क्या आया हमारे पास, 1 आया, और वो क्या है, R स्क्वायर, ये आ जाएगा R स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, या इकाई है तो इकाई स्क्वायर, इकाई का वर्ग। ये हमारे पास इसका प्रश्न का उत्तर आता है जो कि सी है। इसको ध्यान से कर लीजिए क्योंकि दिमाग बहुत ध्यान से चलाना अपने वहां, क्योंकि स्टैंडर्ड बिगाड़ देंगे अगर क्वेश्चनों को ध्यान से नहीं देखा तो आपने। जो हमारे पास है 10, एक गोले और एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है। देखिए एक ये घन है हमारा, जिसकी भुजा मान ली भुजा ए, तो घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, वो होगा 6 गुणा ए स्क्वायर। और एक हमारे पास ये गोला है आर, आर, और इसकी त्रिज्या हमने क्या मान ली, आर मान ली। तो दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, बराबर है। बराबर है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 4R स्क्वायर, और पाई साथ में लगेगा, 4 पाई R स्क्वायर। दोनों न्यूमेरिकल बराबर है, न्यूमेरिकल रूप से क्या है, बराबर है। तो देखिए क्या है कि 6A स्क्वायर बराबर है 4R स्क्वायर पाई। तो हमारे पास R स्क्वायर किसके बराबर हुआ, 6A स्क्वायर भाग 4 पाई, यहां से ये कटेगा 2, यहां 3, तो R किसके बराबर होगा, वर्गमूल 3 बट्टे वर्गमूल 2 A, और नीचे वर्गमूल पाई। ये हमारे पास है। तो कि व्यास और घन की भुजा का अनुपात, व्यास क्या, 2R ऊपर रहेगा, A नीचे, क्योंकि पहले इसने व्यास दे रखा है। तो ये 2 गुणा वर्गमूल 3 बट्टे वर्गमूल 2 वर्गमूल पाई, और ये A नीचे A से A कट गया, तो हमारे पास क्या हो गया, 2 वर्गमूल 3 बट्टे वर्गमूल 2 वर्गमूल पाई। अब मैं वर्गमूल 2 का क्या करता हूं, परिमेयकरण कर देता हूं,
यह आ जाएगा 2 वर्गमूल 3 वर्गमूल 2 भाग 2 वर्गमूल पाई। 2 से 2 कट जाएगा। ये कितना आ जाएगा, वर्गमूल के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 आ जाएगा, वर्गमूल 6 नीचे वर्गमूल पाई आ जाएगा। तो अनुपात यही आएगा, 6 ऊपर है तो आगे वर्गमूल 6 अनुपात वर्गमूल पाई। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डी आंसर इसका आ जाएगा। ध्यान से करना है, दोबारा सुन लेना वीडियो अगर समझ में नहीं आया तो। यदि किसी श्रृंखला का बहुलक उसके माध्य से 12 अधिक है, मान लीजिए मैं माध्य मान लेता हूं, माध्य मान लिया मैंने ए। बहुलक क्या है, प्रश्न अनुसार बहुलक है हमारा ए में 12 जोड़ देते हैं। और फॉर्मूला क्या होता है हमारा तीनों का, क्योंकि माध्य भी क्या रखा है इसने, सीधा आंसर नहीं पूछ रहा है ये कि माध्य और बहुलक दे के माध्यक पूछता हूं, माध्यक और बहुलक दे के माध्य पूछता हूं। तो जो माध्यक होता है उसमें फॉर्मूले में हमारे पास क्या है कि जो बहुलक है, बहुलक तीनों में अलग है, उसको एक साइड रख लीजिए। और माध्यक, माध्यक में 3 पूरे अक्षर हैं तो 3 से गुणा, माइनस माध्य में 2 अक्षर पूरे हैं तो 2 से गुणा। ये फॉर्मूला रटने का तरीका है, वैसे तो सिंपल है, याद हो जाएगा। अब क्या है, बहुलक है हमारा a + 12 और 3 गुणा माध्यक बराबर है -2a। इसको उधर लेके जाएंगे तो a + a 3a + 12 बराबर आ जाएगा 3 माध्यक। और 3 से भाग करते हैं इसको तो ये आ जाएगा a + 4। ये हमारे पास माध्यक आ गया। अब पूछिए क्या कहता है कि बहुलक माध्यक से कितना अधिक है। अब बहुलक कितना है, a + 12, माध्यक कितना है, a + 4। अगर मैं इसको तोड़ता हूं a + 4 में तो a + 4 + 8, यानी कि ये कितना है माध्यक, और ये कितना है 8 ज्यादा। ये किसका मान था, बहुलक का, यानी कि बहुलक कितना ज्यादा होगा माध्यक से, 8 ज्यादा होगा। तो बी हमारा आंसर आ जाएगा। अब प्रश्न संख्या जो हमारे पास है 12, वो क्या कहती है कि 400 अंडों की एक खेप में खराब अंडे मिलने की संभावना, संभावना का मतलब होता है प्रायिकता 0.035 है। उस खेप में खराब अंडों की संख्या कितनी है। देखिए मान लेता हूं, माना खराब अंडे हैं हमारे x, तो खराब अंडे निकालने की प्रायिकता क्या होगी, कुल खराब अंडे और कुल अंडे, यानी कि 400 अंडे थे, बराबर आंसर आ जाएगा 0.035। तो x का मान कितना होगा, यहां से तो 35 नीचे लग जाएगा 1 2 3 3 0 गुणा 400, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 पे कटाइए 2 7, अब ये आ जाएगा 2 पे, x का मान कितना आ जाएगा 7 दूनी 14। इस प्रकार से आपके पास आंसर आएगा। ध्यान रखना बच्चों, सीधे प्रश्न नहीं पूछेगा, क्योंकि लास्ट ईयर तो पूछ लिए थे, क्योंकि अब आपको स्टैंडर्ड की तरह ही क्वेश्चन मिलेंगे जैसा आपका मैथ है, क्योंकि मैथ का लेवल अच्छा बना रखा है इसमें, यानी कि थोड़ा सा माइंड यूज करने वाला। अगर इजी है, मुश्किल नहीं है, परंतु माइंड यूज करने वाला। कहता ए का जो वैल्यू है 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1, और y की वैल्यू है 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 5, z की वैल्यू है 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 5 7। यहां से देखने से ऐसा लगता है कि a के अभाज्य गुणनखंडों के रूप में ये लिखा हुआ है, एलसीएम दे रखा है ये, तो a का मान ज्ञात करना है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन आएगा कि 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, और इनमें 2 की जो सबसे बड़ी घात है वो 2 ही है, तो 2 की पावर 2 गुणा 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, परंतु 3 की पावर a हम लेंगे यहां, क्योंकि
यहाँ तो केवल एक एक है और बाकी यहाँ ए है, ए एक से ज़्यादा भी हो सकती है। यहाँ 5 है, 5 एक बार है, 7 भी एक बार है, जो कि 3780 के बराबर है। तो यहाँ क्या होगा, 3 की पावर ए भाग 3780, ये गुणा में थे तो भाग में चले जाएंगे क्योंकि उसने एलसीएम आंसर दे रखा है। तो ये हो जाएगा 4 गुणा 5 गुणा 7। देखिए इनको अगर मैं इस तरह 37 पे इस पे काट देता हूँ, 7 पे, 7 पंजे 35 बचा 2, 7 चौके 28 और ये 0, ये आ गया 54 0, यानी कि 540 और ये आ जाएगा 20, 0 से 0 कट गया, ये इससे कटेगा तो 27। तो 3 की पावर ए बराबर है 27। अब 27 को 3 की शक्ति में लिखेंगे तो हमें पता है 3 की पावर 3 क्या होती है, 27 होती है। तो ए का मान क्या होगा, जब आधार सेम है तो शक्तियां बराबर हो जाती है। तो ये हमारे पास ए की वैल्यू 3 आ जाएगी। इनके आंसर आपने लिखने होंगे। किसी वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी वृत्त का कहलाती है। देखिए भाई, ये प्रश्न संख्या हमारे पास 4 या 5 है एक्सरसाइज 10.2 में, कि एक वृत्त की जो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं वो केंद्र से होकर गुजरती है, और जो केंद्र से होकर गुजरने वाली जीवा होती है उसे हम क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। तो समांतर स्पर्श रेखाएं उस जीवा पे होंगी ना जिसपे, उसका नाम होगा वृत्त का व्यास। देखिए भाई, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, ये हमारा इसका मान क्या होगा। देखिए 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर जो कि हमारे पास सीकेंट स्क्वायर थीटा होता है, ये हो गया ए प्लस बी ए माइनस बी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा और ये आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। तो जहां भी ये जोड़े मिलते हैं सीकेंट और कोस का, कोसिकेंट साइन का, टेंजेंट कोट का, उनका मान एक होता है अगर शक्तियां बराबर हैं तो इसका मान भी क्या होगा, एक आएगा। अब प्रश्न संख्या हमारे पास आ गई 16 नंबर क्या कहता है कि साइन ए का मान है 1/2। तो टेबल में साइन ए का मान दे रखा है 1/2, जो कि टेबल में क्या होता है कि साइन 30 होता है। तो ए का मान कितना हुआ, 30। इसी तरह कोस बी का मान 1/2 होता है, तो जो कोस किसके ऊपर होता है, ये 60 पे, तो बी का मान कितना होगा, 60। तो ए प्लस बी का मान पूछ रखा है, ए प्लस बी का मान पूछा है, तो ये 30 प्लस 60 जो कि हमारे पास 90 डिग्री होता है, ये आपने लिखना है 90 डिग्री, आंसर लिख के 90 डिग्री होगा। अब जो प्रश्न संख्या हमारे पास है 17 कहता है आर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त में बने सबसे बड़े त्रिभुज का अक्षेत्रफल क्या होगा। भाई क्वेश्चन बिल्कुल लठ गाड़ रखे हैं इन्होंने, बिल्कुल गजब के क्वेश्चन डाल रखे हैं, बहुत अच्छे। अर्धवृत्त है भाई। अब अर्धवृत्त में जितनी भी त्रिभुज बनती है, यदि हम व्यास को उसकी एक भुजा मान लें तो वो बनती है हमारे पास समकोण त्रिभुज। अब सबसे बड़ी त्रिभुज जो बनेगी वो यही बनती है अभी, जो सबसे ज्यादा अक्षेत्रफल का डालती है कि हम इस इसको इसके ऊपर 90 डिग्री का ले लें कोण, तो ये हमारे पास सबसे बड़ी बनती है। अगर मेरे पास ये आ रहा है, ये आ रहा है, तो ये ओ है जो केंद्र है, तो ये भी कितनी होगी, आर होगी। अब ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, तो देखिए रंग चेंज करके, ये भी आर, ये भी आर, तो इस समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके ये हमारे पास कितना होगा, ये होगा वर्गमूल 2 आर। इसी प्रकार से ये भी कितना होगा,
वर्गमूल 2r। और इन दोनों के बीच का कोण कितना होता है? 90 डिग्री। कितना होता है? 90 डिग्री। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि भाई, एक तो तरीका ये आ जाएगा, ये समकोण त्रिभुज है। एक तरीके से तो इस तरह करेंगे, तो इसका आधार क्या होगा? ये, और ऊंचाई ये होगी। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार वर्गमूल 2 गुणा आर, वर्गमूल 2 गुणा आर। तो आर की आर से आर स्क्वायर, वर्गमूल 2 2 के बराबर, 2 से 2 कट जाएगा, आर स्क्वायर। एक तो ये आ जाएगा। दूसरा तरीका है कि इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिए और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। 90 डिग्री है तो ये आ जाएगा 1/2 आर की आर से, और इसका भी जोड़ दीजिए 1/2 आर स्क्वायर से। ये दूसरा तरीका है। आधा आधा एक हो जाएगा तो आर स्क्वायर आएगा। किसी दोनों तरीकों में से आप एक निकाल सकते हो। क्या होगा? क्षेत्रफल आर स्क्वायर इकाई वर्ग आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास है जो 18 आया है। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि जो ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, इसमें माध्यक वर्ग और बहुलक वर्ग की निम्न सीमाओं का योग ज्ञात करना। ये निम्न सीमाओं का योग पूछ सकता है, गुणा पूछ सकता है, उनका रेशो पूछ सकता है। तो आपने कैसे निकालना है? देखिए, बहुलक के लिए निम्न सीमा निकालने का सबसे आसान तरीका होता है, जो बारंबारता में सबसे बड़ी होती है, उसके सामने की जो हमारे पास वर्ग अंतराल होता है, उसमें से निम्न वर्ग अंतराल 16 आ जाता है। ये 15 आ जाता है, सॉरी, कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। ये बहुलक की निम्न सीमा आ गई। निम्न सीमा किसकी? बहुलक की। अब हमारे पास माध्यक की जब निकालेंगे तो हमें क्या होता है कि संचयी बारंबारता चाहिए। तो ये 10 10 और 15 25 25 और ये 37 37 हमारे पास 57 57 9 66 66 का आधा कितना होगा? 33 33 कहाँ लाई करता है? यहाँ। 33 से बड़े के सामने की जो हमारे पास संख्या आती है वो आ जाएगी 10। 10 निम्न सीमा है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 25। 25 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? अब जो ये क्वेश्चन है केस स्टडी वाले हमारे पास, आपको पता ही है कि इसका मान क्या होता है। इसको बताने की जरूरत नहीं, सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, ये प्रश्न संख्या 19 है। 19 कहता है अभिकथन में वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या होती है। भाई बिल्कुल होती है, सत्य है। P अगर अभाज्य है तो वो डेफिनेटली वर्गमूल P एक अपरिमेय संख्या होगी। बिल्कुल जी, ये तो थ्योरम भी है हमारे पास, बड़ी क्लासेज में भी आती है ये। तो यानी कि ये दोनों सही हैं, और इसी के आधार पर दो हमारा क्या है? अभाज्य संख्या है। तो वर्गमूल 2 क्या होगा? अपरिमेय संख्या। ये भी क्या होगा? अपरिमेय संख्या। तो इसका मतलब क्या होगा? दोनों सत्य हैं, और ये इसका आंसर भी देता है। तो ऑप्शन ए इज राइट। ऑप्शन ए क्या कहता है हमारे पास? कहता है कि अभिकथन और तर्क दोनों सही हैं, तर्क और अभिकथन की व्याख्या करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न पे चलिए। अब नेक्स्ट प्रश्न है 20वां प्रश्न क्या कहता है कि बिंदु पी दे रखा है कि -1,5 और क्यू बिंदु है 7,3 के बीच की दूरी 4 वर्गमूल 7 है। तो पहले इसकी निकालिए। 7 में क्या करना है? ये माइनस करना है। अगर ये माइनस का तो प्लस करना है। 8 का वर्ग प्लस 2, 3 में से 5 घटाएंगे तो -2 आएगा। -2 का वर्ग हमारे पास ये, फिर उसका वर्गमूल। तो 8 का 64 प्लस 4 68 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 68। इसको क्या कहेंगे हम? 17 गुणा 4, 17 गुणा 4। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 17 चौके 68 होता है ना। तो ये हमारे पास क्या आएगा? 2 बाहर आ जाएगा, अंदर वर्गमूल 17 आ जाएगा, जो कि क्या है हमारे पास? ये दे रखा है 4 वर्गमूल 7 दे रखा है, जो कि गलत है।
ये तो असत्य हुआ, असत्य है तो हमें हो सकता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास इसी में क्या रखा है, दोनों सही सही सही, तीनों सही हैं ए वाले, जबकि एक में गलत है, तो सीधा ऑप्शन डी उसका आएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। क्लियर है?